बता रहे थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है। वो देखो ये जो पेड़वा पौधा दिख रहा है, ये इसी पत्ती पर जो है ना लाइट पड़ेगा, इसमें पानी डालेंगे तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया शुरू हो जाएगा। तो मतलब माने सबसे पहले जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया क्या होता है। तो यह है कि पौधा में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण का जो प्रक्रिया है ना, उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब कि पौधा जो है ना वो क्या करता है कि ये सब चीज लेके जल, प्रकाश, पर्णहरित और ये सब कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रहता है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए फार्मूला लिखल गया है 6CO2 + 12H2O पर्णहरित प्रकाश 6CH32O6 + 6O2 + 6H2O। देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया 6CH32O6 और ऑक्सीजन हो गया 6O2 प्लस जल भी बनता है इसमें, इस क्रिया में। तो ये प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है ना, केवल ये जो है ये एक तरह का क्रिया है जिसमें बताइए तो ये क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो क्रिया है ना वो केवल दृश्य प्रकाश वर्ण में ही होता है। मतलब कि दृश्य प्रकाश का जो रेडिएशन होता है उसमें होता है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बैनिया पिनाला कहते हैं। और इसका एक और विशेषता है कि बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम ही क्रिया होता है। जो लाल रंग के जो प्रकाश है ना उसमें सबसे ज्यादा यह प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। तब बैनिया पिनाला में जो है ना, बैनिया पिनाला में बै में जो बै से बैंगनी हो गया, इनमें सबसे कम होगा। और ला सबसे अंत वाला ला जो है, ला से लाल, वही में सबसे ज्यादा होगा। उसी तरह से इसको अंग्रेजी में विबग्योर कहते हैं। भी से हो गया वायलेट, तो वायलेट में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। रेड में जो है ना सबसे ज्यादा होगा। और दूसरा बात है कि जो है ना ये प्रकाश संश्लेषण का जो केंद्र होता है वो पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्ता में, उसमें ही माने उसका केंद्र होता है। तो क्लोरोफिल का भी देखो एक फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। ये हो गया क्लोरोफिल। ये दो प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। बी का सूत्र होता है C55H70O6N4Mg। तो इसमें केवल देखो ये CONMG सब तो ठीक माने सेमे है, खाली H के माने नंबर में थोड़ा एक में ए में जो है ना H72 होता है, और जबकि बी क्लोरोफिल बी में जो H है वो 70 होता है। और इसमें जो लवक होता है उसको कैरिटोनोइड्स तथा फाइकोबिलिन्स बोलते हैं। अब वो प्रकृति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसकी मात्रा 0.03% है, इतने माने प्रकृति वातावरण में मिलता है। और जबकि पानी में जो है CO2 की मात्रा 0.3% होता है। मतलब कि हवा से ज्यादा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है। और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया केवल धरती पर नहीं होता है, धरती वाला पेड़ पौधा में ही नहीं होता है। ये जो होता है वो पानी के जल में के अंदर में भी रहने वाला जो पेड़ पौधा सब है उसमें भी होता है। वो जो है ना उसमें जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुलल कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपन काम करता है। और प्रकाश के किरण तो पड़िए जाता है, पानी से होकर उस पर पहुंचिए जाता है। पर्णहरित सब माने पर्णहरित वाला जितना भी जलीय पौधा होता है उसमें भी प्रक्रिया जल के अंदर हो सकता है, होता है। तो ये सब सबसे पहले आप जान लेते कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा पदार्थ सब होता है वो कौन कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें सबसे पहले का जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या चाहिए वो पहले जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, पर्णहरित क्लोरोफिल जो पत्ती सब में होता है, पर्णहरित चाहिए, बस ये 3 को चीज चाहिए। और माने
प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हो जाएगा। तो इसको देख लेते कैसे कैसे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शर्करा के निर्माण के लिए CO2 कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से लेते, माने स्थल पर रहने वाला जो भी पौधा है इसको वायुमंडल से लेगा, और जलमग्न पौधा जो है पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुलल रहता है वो ले लेता है। ठीक उसी तरह जल हो गया। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जल भी एक कच्चे माल की भांति कार्य करता है। जल से ही हाइड्रोजन प्राप्त होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है। अब जल में जो हाइड्रोजन है ना वही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है, माने रिडक्शन। पौधे की जड़ें भूमि से पानी को अवशोषित करती है और जाइलम द्वारा पत्तियों को पहुंचा देती है। अब पौधा सबके जो जड़ होता है वो भूमि पर जो अंदर में जड़ सब रहता है तो वहाँ जो पानी रहता है वो जाइलम के द्वारा पत्ती तक पहुंचा देता है। पत्ती में जनरली होता है प्रकाश, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में होता है अधिकतर पेड़ पौधा में, तो वहीं पर प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। अब हो गया पर्णहरित। तीसरा जो है पर्णहरित, जरा क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरे रंग का जो वर्णक होता है उसको पर्णहरित क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल ही आवश्यक है, इसलिए जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। पौधों में क्लोरोफिल प्रायः पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए पत्तों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्ती जो हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषी अंग होगा। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांगों में क्लोरोफिल स्थित होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स भी कहते हैं। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि छोटा हरे तनों या फलों में भी प्राय काफी मात्रा में क्लोरोफिल होते हैं, परंतु ज्यो ज्यो ये परिपक्व होते जाते हैं क्लोरोफिल कम हो जाते हैं। शैवाल जो कि प्राय पानी में मिलती है यह पूर्ण काया ही प्रकाश संश्लेषी होती है। कुछ जल मग्न पौधे जैसे हाइड्रिला में भी पूरी काया प्रकाश संश्लेषी होती है। तो ये दूगो जो पौधा का नाम लिए हैं, जैसे शैवाल हो गया जो पानी में रहता है, उसी तरह हाइड्रिला हो गया, इसका पूरा जो शरीर है ना वो क्लोरोफिल से भरल रहता है, तो इसमें पूरा में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो प्रकाश संश्लेषण जो है ना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है और इस पूरा प्रक्रिया में कई चरण में अभिक्रिया सब होता है। और इसके इस जटिल प्रक्रिया में जो है ना CO2, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश के अतिरिक्त अनेक विकर तथा रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। इसमें से दो जो पदार्थ है जो अति आवश्यक है उसका नाम NADP तथा ADP है। तो पहले जान लेते हैं NADP एगो मतलब रासायनिक पदार्थ हुआ जो प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त होता है। तो इसका नाम है NADP। N से हो गया निकोटिनामाइड, A से हो गया एडेनिन, D से हो गया डाई न्यूक्लियोटाइड और P से हो गया फास्फेट। तो NADP का फुल फॉर्म हो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो है ना ये जो रासायनिक पदार्थ है ये हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है, जो हाइड्रोजन को ग्रहण करके ये क्या करता है अपने आप को NADPH2 में परिवर्तित कर लेता है और बाद में CO2 को H देकर वापस NADP में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पदार्थ का क्या काम है तो दिखाइए, ये हाइड्रोजन को ले लेता है अपने, पहले NADPH2 बना लेता है और बाद में क्या करता है CO2 को जो H2 ले रहता है, हाइड्रोजन ले रहता है, वो वापस कर देता है CO2 को और फिर से वो NADP में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह दूसरा जो पदार्थ है उसका नाम है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यो एगो रासायनिक पदार्थ है। ये क्या करता है कोशिकाओं में उपस्थित एक ऐसा यौगिक है जो कि ऊर्जा की उपस्थिति में एक फास्फेट अणु से संयोग करके ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ADP क्या करेगा फास्फेट से P से माने फास्फेट से संयुक्त होके क्या बना लेगा, ऊर्जा लेके ATP में बदल जाएगा।
जहां किसी भी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी टूटकर पुनः एडीपी प्लस टी में परिवर्तित हो जाता है और संचित ऊर्जा इस्तेमाल के लिए मुक्त हो जाती है। मतलब कि एटीपी टूट जाता है क्या चीज में, एडीपी प्लस टी या प्लस ऊर्जा दे देता है, फिर से वापस एटीपी क्या चीज में बदल जाता है, एडीपी में बदल जाता है और फास्फेट भी रिलीज कर देता है और ऊर्जा भी रिलीज करता है। इस तरह एटीपी एक प्रकार से कोशिका में विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच ऊर्जा समन्वय स्थापित करता है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन प्रक्रिया है जिसमें जल का उपचयन ऑक्सीडेशन होगा जल का ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। माने जल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो ऑक्सीजन बन जाएगा और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा तो शर्करा बन जाएगा। सुविधा की दृष्टि से प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को हम दो प्रमुख भाग में बांट लेते हैं। पहला है प्रकाशिकी अभिक्रिया लाइट रिएक्शन जिसके लिए प्रकाश आवश्यक है। दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन जिसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। तो ये दोनों को देखते हैं। डार्क रिएक्शन थोड़ा मोड़ा रिएक्शन, मेन जो है ना प्रकाशिकी अभिक्रिया जो है लाइट रिएक्शन, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो देख लो प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया जो है कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है तथा इसमें कई कार्य होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से पर्ण हरित के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को मुक्त करता है तो एडीपी प्लस टी संयुक्त होकर एटीपी बनाते हैं। इस प्रकार सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ट्रैप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सिल आयनों में अपघटन हो जाता है। अब जो इसे इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त होता है वो क्या करता है कि जल का जो हाइड्रोजन है उसको जल के अणु को क्या चीज में बदल देगा, हाइड्रोजन आयन में बदल देता है। उसी तरह हाइड्रोक्सी आयन OH आयन में भी बदल देता है। मतलब कि जो जल है 4H2 इसमें फार्मूला के रूप में जो है 4H + 4OH- में बदल जाएगा। अब ये क्या करता है कि 4H को है ना NADP ग्रहण करके NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है। तो 4H को क्या किया, NADP ग्रहण कर लिया। इसके लिए फार्मूला है कि 4H + 2 NADP टेंड्स टू 2 NADPH2, मतलब कि ये फार्मूला हो गया। और उसी तरह से जो OH- जो है संघनित होकर पानी और ऑक्सीजन में बना लेता है। तो 4OH- संघनन ये बदल जाएगा 2H2O + O2 और प्लस 4 गो इलेक्ट्रॉनों छोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया में अभी समझिएगा क्या होता है कि OH- ही संघनित होकर, मतलब ऑक्सीजन यहीं पर निकलता है। जो OH- वाला जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, ये ध्यान में रखना है। तो थोड़ा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात सब है उसको भी जान लेते हैं कि दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 को पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो श्वसन से निकली CO2 विमुक्त होती रहती है। मतलब दिन में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं श्वसन के दरमियान, तो वो पौधा सब अपने प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए यूज कर लेता है। और रात में जो निकलता है ना वो ऐसे ही रह जाता है, उसका यूज नहीं, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। रात के समय जो पौधा अपन संचित स्टार्च का मतलब इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए। उसी तरह छाया में उषा काल में सायन काल में ऐसी स्थिति आती है जब श्वसन से निकली CO2 पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है और पौधा CO2 और O2 न तो वातावरण से लेता है और न देता है। इस बिंदु को संतुलन प्रकाश तीव्रता कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक वह है और ये क्या कहते हैं वायलेट प्रकाश में सबसे कम होती है। CO2 वायुमंडल से रंध्रों के रास्ते विसरण द्वारा कोशिकाओं में आती है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था।
आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वायु में विमुक्त हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल में चले जाते हैं, स्पष्ट कि O2 की विमुक्ति जल से हुई न कि CO2 से। तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि हम लोग जो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं कि ऑक्सीजन निकलता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया में शामिल होता है, लेकिन मेन ऑक्सीजन जो रिलीज होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो जल से होता है। जल को तोड़ा जाता है H+ में और OH- में। OH- सम्मिलित होकर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है, फिर से वापस जल ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उस समय हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकाशिकी क्रिया से ATP बनते हैं, NADPH2 बनता है और O2 विमुक्त होती है। उसी तरह सेकेंड अप्रकाशिकी अभिक्रिया डार्क रिएक्शन, इस चरण में वायुमंडल से अवशोषित CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में अति सरल रूप में इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। 6 CO2 + 12 ATP + 12 NADPH = 6 CH12O2 + 12 ATP + 12 NADP। तो ये है इसका फॉर्मूला फॉर्म प्रकाश संश्लेषण का। अभी प्रकाश संश्लेषण हम लोग जानिए गए कि उसके लिए जल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है क्लोरोफिल होना चाहिए। मतलब कि जोन पेड़ पौधा के पास क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण, तो जनरली जितना भी पेड़ पौधा होता है तो सबके पत्ती में क्लोरोफिल पाया ही जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण का मेन प्रक्रिया होता है। तो इतना बात ध्यान रखना है और प्रकाश संश्लेषण को संश्लेषित करते रहना है। तो आज का टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण यहीं पर समाप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात प्रकाश संश्लेषण में ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो यूज होता है उसके ये CO2 है वहां पर से ऑक्सीजन जो विमुक्त नहीं होता है, वहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दूसरे चीज में यूज होता है। मेन ऑक्सीजन विमुक्त होता है कब, जब हाइड्रोजन को तोड़ते हैं जल और ये हाइड्रोजन और ये OH में जो टूटता है, फिर OH जो संघनित होकर बनता है जल, तो वहां पर ऑक्सीजन जो विमुक्त होता है वह ऑक्सीजन रिलीज होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इतना बात सब ध्यान रखते हुए आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण होते रहेगा, और प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है वातावरण में ऑक्सीजन का मात्रा बनल रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड खपत होते रहता है। तो हम लोग यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसको हम लोग अब यहीं पर समाप्त कर देते हैं, फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ हाजिर हो जाएंगे।